आज के प्रमुख वक्ता श्री सुनील सक्सेना जी का परिचय मैं दूं। मैं संक्षेप में उनका परिचय आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। श्री सुनील सक्सेना जी का जन्म जो है वो 5 दिसंबर 1960 को होशंगाबाद जिले में हुआ है। एक किसान परिवार से आपका रिश्ता है और आपने बीएससी एजी और एमएससी एजी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के जबलपुर स्थित महाविद्यालय से उत्तीर्ण की है। वर्ष 1983 में एमएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आपने इफ्को की सेवाएं ज्वाइन की। लगातार 15 वर्षों तक क्षेत्रीय अधिकारी के पद पर इंदौर संभाग के विभिन्न स्थानों पर पदस्थ रहे। उसके बाद में 9 वर्षों तक उप महाप्रबंधक के पद पर इंदौर में पदस्थ रहे। विगत 3 वर्षों से आप भोपाल में पदस्थ हैं और वर्तमान में आप राज्य प्रमुख प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। अपनी कार्यावधि में आपने किसानों के हित की कई परियोजनाओं पर कार्य किया, जिससे किसानों की फसल उत्पादकता में बढ़ोतरी हो तथा जल एवं उर्वरक का बेहतर प्रबंधन कर किसान अपनी आय में बढ़ोतरी कर सके। आपके द्वारा किसान हित में किए गए कार्यों की समय समय पर राज्य एवं केंद्र द्वारा सराहना की गई एवं आपको अनेकों बार पुरस्कृत भी किया गया। किसान हितैषी इन कार्यों के लिए नाबार्ड द्वारा देश की 5 प्रमुख गतिविधियां सहकारिता के क्षेत्र में भी आपका चयन किया गया और सम्मानित भी किया गया। आप सर आपकी आवाज एकेडमिक के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छे रहे हैं। बैडमिंटन और टेबल टेनिस में तो आपने जो है यूनिवर्सिटी के कैप्टन रहने का भी सौभाग्य प्राप्त किया है। टीम बलराम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है और आपसे अपेक्षा करती है कि आपका सानिध्य और मार्गदर्शन समय समय पर टीम बलराम के सभी सदस्यों और किसानों को मिलता रहे। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री सुनील सक्सेना जी को, वे आए और नैनो यूरिया और इफ्को के अन्य उत्पाद के बारे में किसानों को मार्गदर्शन दें। सभी भाइयों को नमस्कार। सबसे पहले मैं हमारे सभी साथियों का जो इस वेबिनार में, इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं, हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज बलराम संदेश के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंच पा रहा हूं। तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन तो प्रणय व्यास जी ने काफ़ी अच्छे से दे दिया है, उनके लिए आभार। और ये नैनो यूरिया का शुरू करने के पहले संक्षिप्त में थोड़ा सा मैं बता दूं कि इफ्को को जनरली लोग एक कंपनी तरीका समझते हैं, परंतु इफ्को एक सहकारी संस्था है जो किसानों के लिए और किसानों द्वारा बनाई गई एक संस्था है, जो सतत कृषकों के हित में नए नए कृषि आदान लाने का प्रयास करती रहती है। साथ ही विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के माध्यमों से किसानों को तक नई नई कृषि उत्पादन बढ़ाने की तकनीकी के बारे में भी समझाई देती है, और उसी क्षेत्र में हम लोग वर्षों से इसमें काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इफ्को जो देश का 30% उर्वरक का कंट्रीब्यूशन, योगदान देश में देती है, जो भी उर्वरक उपयोग होता है उसका 30% मात्रा इफ्को के द्वारा प्रदाय की जाती है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। साथ ही इसी साल इफ्को को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी सहकारी संस्था होने का गौरव प्राप्त हुआ, और निश्चित रूप से ये देश के लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो अब मैं मुख्य रूप से अपने टॉपिक पे जाता हूँ, जो कि इफ्को के नवीन उत्पाद के बारे में जो मेरे को बताया गया है, और ख़ासतौर से जैसे नैनो यूरिया जो हमारा भी विकसित हुआ है। और
ये भी हमारे उच्च प्रबंधन का एक बहुत लंबा विजन रहा है, जिसके तहत आज हम नैनो यूरिया को किसानों में व्यावसायिक तौर पे पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। क्योंकि हमारे प्रबंध निदेशक माननीय डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी साहब का सोचना था कि कुछ ना कुछ किसानों के लिए नया कुछ किया जाए, और उसी के तहत नैनो टेक्नोलॉजी पे आधारित यूरिया को लाने का एक योजना थी, जो अब साकार हो गई है। नैनो यूरिया में जो अभी आप स्लाइड देख रहे हैं, तो मैं सबसे पहले बताता हूं कि पौधे में जो तत्व रहते हैं उसमें सबसे अधिक भाग नाइट्रोजन का रहता है, नाइट्रोजन का 1.5%। उसके बाद पोटेशियम 1%, कैल्शियम 0.5%, फास्फोरस 0.2%, मैग्नीशियम 0.2% और सल्फर 1% का रहता है। हमारे को कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो वायुमंडल से मिलते हैं। और अब मुख्य रूप से हमारा एक नाइट्रोजन रहता है, जो कि पौधे के उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में, विकसित करने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं सर। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने में, कार्बोहाइड्रेट में, क्लोरोफिल को बनाने में, प्रकाश संश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण रूप अपनी भूमिका अदा करता है। साथ ही एमिनो एसिड्स पौधे के अंदर बनाना, और जो अनुवांशिक सामग्री है डीएनए, आरएनए, इनको बनाने में भी नाइट्रोजन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिसके तहत पौधों का विकास होता है और उत्पादकता बढ़ती है। नेक्स्ट। नैनो यूरिया के माध्यम से हम नाइट्रोजन को जो है पौधों तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट कर लीजिए इस पर। अब जो हमारी पारंपरिक यूरिया है अभी, उससे हम लगभग 30 से 40% नाइट्रोजन का पौधे के द्वारा उपयोग होता है। बाकी जो नाइट्रोजन है उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से क्षरण होता है या लॉस होता है। ये आपको इस स्लाइड्स के माध्यम से दिखाया जा रहा है। तो हम जब 45 किलो का यूरिया, जो पारंपरिक यूरिया जिसको मैं कह रहा हूँ, इसकी उपयोग क्षमता 40% होती है, और बचा हुआ 60 से 70% जो मात्रा है वो वायु प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण या जल प्रदूषण के माध्यम से उसका क्षरण हो जाता है, और इसी तरह ये पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाता है। भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब ये जो 60 से 70% यूरिया, जो नाइट्रोजन है, ये किस तरह से हमें प्रदूषित करता है। जब ये लीचिंग होता है या ये रिसाव करके जमीन के नीचे जाता है, तो ये पानी को प्रदूषित करता है, उसमें नाइट्रेट बनाता है, जिससे कि हमारा जल प्रदूषण होता है। इसका, यूरिया का, नाइट्रोजन का कुछ भाग जो मिट्टी में रह जाता है, वो मिट्टी के पीएच को प्रभावित करता है, और पीएच को प्रभावित करने से पौधों का जो दूसरे तत्व हैं उनको अवशोषित करने का, लेने का प्रक्रिया में बाधा होती है, और पीएच हमारी उत्पादकता को प्रभावित करता है और फसल के विकास को भी प्रभावित करता है। इसी तरह वायु प्रदूषण में जब इसका कुछ हिस्सा नाइट्रोजन का वो गैस के रूप में हवा में चला जाता है, तो वहाँ नाइट्रस ऑक्साइड बनती है, जिसे हम नॉक्स भी कहते हैं। और ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है या नॉक्स जिस गैस है, ये ग्लोबल वार्मिंग की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदार भूमिका निभाती है। तो इस तरह से ये यूरिया से हमें नुकसान होता है। जबकि यदि हम जब नैनो यूरिया का उपयोग करते हैं, तो वो 90% उसका नाइट्रोजन पौधे के द्वारा उपयोग में आता है। सिर्फ 10% ऐसा रहता है जो पौधे के ऊपर, जब हम इसको स्प्रे करके देते हैं, तो पौधे के ऊपर ना गिर के ये नीचे जमीन में गिर जाए, तो ऐसा 5-10% का जो लॉस होता है वो होता है। अन्यथा 90% ये
पौधों के उपयोग में आता है, इसके बारे में मैं आपको और आगे वाली स्लाइड में ही बताऊंगा। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये है इफ्को नैनो बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, जहां पे हमारा ये नैनो यूरिया बनाया जा रहा है। नैनो यूरिया के जो इसमें हमारी टीम है, इसमें हमारे सभी सदस्य दिख रहे हैं जिन्होंने इसको विकसित करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। नेक्स्ट। नैनो तकनीकी के उपयोग से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी उपयोग क्षमता नाइट्रोजन की ज़्यादा रहती है, तो ये किसानों को विकसित किया जा सकता है, ये अपने को जो है पौधों के विकास में सुधार किया जा सकता है और एक अहम भूमिका निभाता है। अब हम जब नैनो की बात करते हैं तो नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब ये रहता है कि किसी भी बड़े स्वरूप को एक सूक्ष्म स्वरूप में बदल के, जिसमें उसकी गुणवत्ता या उसकी कार्यशैली उतनी ही रहे, इस तरह का कुछ उत्पाद को विकसित किया जाए। 1 नैनोमीटर जो है वो 1 मीटर का 1 अरबवां भाग रहता है। और किसान भाइयों को सरल भाषा में समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड बताइएगा। ये देखिए, 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरबवां भाग जो मैंने बताया, और यूरिया का जो एक पार्टिकल या एक दाना रहता है वो 1 मिलीमीटर के बराबर रहता है, जबकि नैनो यूरिया का एक पार्टिकल या एक कण 32 नैनोमीटर के बराबर है, जो यहाँ बताया गया है। इसको आसान भाषा में हम ऐसे समझ सकते हैं किसान भाई कि यदि ये जो आपको पार्टिकल यूरिया के दिख रहे हैं, दाने दिख रहे हैं, इनके एक दाने को यदि 55,000 बार तोड़ लिया जाए तो जो 55,000वां भाग जो बनेगा वो एक नैनो यूरिया के पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। तो हम यदि किसानी भाषा में समझना चाहें तो यदि एक यूरिया के दाने को 55,000 बार हम तोड़ दें तो बाद में जो पार्टिकल या साइज बचेगा वो नैनो यूरिया का साइज रहेगा। और क्योंकि इसका ये बहुत ही महीन सूक्ष्म होता है, इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया को भी कवर करता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, हम नैनो यूरिया को जो हम सिफारिश करते हैं उसको स्प्रे के द्वारा दिया जाता है, स्प्रेयर पंप के द्वारा। यहाँ पे कुछ हरियाणा पंजाब में ड्रोन के द्वारा भी जो है किसान भाई इसका उपयोग कर रहे हैं, ये इस चित्र में दिखाया गया है। हमारी सिफारिश रहती है कि हम इसको यदि स्प्रेयर से छिड़कते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी रहेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि ये बहुत छोटे आकार के कारण पौधे अधिक क्षमता के साथ इसको ग्रहण कर सकते हैं। आपको बताऊं कि जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो ये पौधों की पत्तियों में आता है, और पत्तियों में जो छोटे छोटे रंध्र रहते हैं, जो सेल रहते हैं, स्टोमेटा रहते हैं, उनके द्वारा इसको पत्तियां जो हैं अपने अंदर लेती हैं, जिसके माध्यम से ये पत्तियों के अंदर सेल में जाता है और उन्हीं के द्वारा इसका अवशोषण होता है या पौधा ग्रहण करता है। और हम अब देखिएगा, पारंपरिक यूरिया हम नीचे देते हैं, तो नीचे जब जमीन में देते हैं तो उसका जो ट्रांसलोकेशन या उसका जो मूवमेंट जिसको कहेंगे हम, जो पौधा ग्रहण करता है, तो वो नीचे जमीन से ऊपर की तरफ खाना आता है, नाइट्रोजन आता है। इसमें हम स्प्रे कर रहे हैं तो ये पत्तियों पे जा रहा है, उसके रंध्र के द्वारा जा रहा है, तो ये फ्लोएम टिश्यूज जो रहते हैं पौधे के, उनके माध्यम से इसका ट्रांसलोकेशन या इसका जो रास्ता रहता है वो ऊपर से नीचे की तरफ रहता है, और ये उसके माध्यम से पूरे पौधे में फैलता है
और उसी माध्यम से ये उनके शाखाओं में और तने में जाता है। अब यहाँ पे एक चीज है कि जब हम इसको, ये जब पत्तियों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, तो जितनी प्लांट की या पौधे की आवश्यकता होती है उतना नाइट्रोजन पौधा ग्रहण कर लेता है। बाकी जो सेल वैक्यूल रहता है, जो सेल रहता है पौधे का, जो कोशिकाएं रहती हैं, तो कोशिकाओं के अंदर बाकी का जो नाइट्रोजन है वो संग्रहित रहता है। कुछ समय के बाद जैसे जैसे पौधे को आवश्यकता होती है, इसमें से नाइट्रोजन रिलीज होता है, जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में माइनिंग कहते हैं। तो इस तरह से लंबे समय तक नाइट्रोजन की पूर्ति पौधे को प्लांट सिस्टम के माध्यम से होती है। नेक्स्ट। अब यहाँ पर जो हम नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी इसमें सिफारिश रहती है कि 50% यूरिया को हमें कम करना है। यदि आप किसी खेत में 2 बोरी यूरिया डाल रहे हैं, तो आप उसमें 1 बोरी डालें और एक 500 ml की नैनो यूरिया की बोतल को छिड़काव के द्वारा दें। हमारा एक 500 ml की नैनो यूरिया की बोतल 45 किलो की एक बोरी यूरिया को रिप्लेस करती है या उसका स्थान लेती है। इस पौधे में दिखाया गया है कि जो 100% यूरिया वाला एक खेत है और एक ऐसा है जिसमें 50% यूरिया हमने कम दिया है, और बाकी जो कम जो दिया है उसकी पूर्ति हमने नैनो यूरिया की 500 ml की बोतल से की है। तो किसान भाइयों, यहाँ हम ये ध्यान रखिएगा कि हमने जब नैनो यूरिया के ट्रायल डाले तो लगभग 5 से 6% अतिरिक्त उपज हमको प्राप्त हुई, जो कि आपको मैं आगे बताऊंगा कहाँ कहाँ हमने उन्होंने इसके रिसर्च वगैरह की है। और बेसिकली हमारा जो उद्देश्य है, मतलब मूलभूत उद्देश्य इफ्को का ये है कि जो यूरिया के संकट, यूरिया की किल्लत रहती है, इसको दूर करने के लिए और इसी के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने के लिए उनका जो व्यय है वो कम करने के उद्देश्य से ये नैनो यूरिया को यहाँ पे लाया गया है। और आपको ये मैं स्पष्ट कर दूं कि जो आधार खाद डालते हैं उसमें आधार खाद तो हमको वैसे ही डालना है जैसा हम डालते हैं। हम नैनो यूरिया की 500 ml की बोतल से सिर्फ 1 बोरी यूरिया को स्थानांतरित कर रहे हैं या बदल रहे हैं। यदि आप अपनी जो भी फसलें लेते हैं, ये हर तरह की फसलों के लिए जो है सुरक्षित है, मतलब उपयोगी है। इसको चाहे आप सब्जियों में, हॉर्टिकल्चर क्रॉप में, या जो दलहन तिलहन अनाज वाली फसलें किसी में भी डालेंगे, जहाँ पे भी यूरिया का उपयोग करते हैं वहाँ आप नैनो यूरिया की बोतल का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट। हाँ, ये जो है चित्र में जितने विभिन्न प्रकार के सब्जियों में, फसलों में हमारे ये प्रदर्शन डाले गए हैं, उनका यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है। तो इसको अपन आगे ले लेते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ लिपिड, ऑयल वगैरह का परसेंटेज, प्रोटीन वगैरह दिया हुआ है। तो यदि आप इस टेबल को देखेंगे तो हर मायने में जो पारंपरिक हमारी यूरिया है उसकी अपेक्षा जहां नैनो यूरिया डाला है, जो हमने 50% पारंपरिक यूरिया को कम किया है और उसकी जगह नैनो यूरिया का उपयोग किया है, तो चाहे वो लिपिड में हो, प्रोटीन कंटेंट आप देखें, प्रोटीन है जैसे जहां यूरिया डाला है वहां 13% है, जबकि जहां नैनो यूरिया डाला है जो 50% यूरिया को रिप्लेस किया है वहां 13.82% है। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट में भी 71.48% 100% यूरिया में है। तो नैनो नाइट्रोजन वाले उस
जो खेत है उसमें 72.50% की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की मिली है। तो ये एक टेबल हमने दी है जिसको आप एक पढ़ सकते हैं, इस पे एक नज़र मार सकते हैं कि इसमें जो चाहे लिपिड हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फाइबर हो, या हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कॉपर, जिंक, पोटाश, सोडियम, सल्फर, मैंगनीज, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इन सभी में नैनो यूरिया का जहां उपयोग किया गया है उसकी मात्रा पारंपरिक यूरिया की अपेक्षा अधिक पाई गई है। नेक्स्ट, इसको भी आगे ले लीजिए। ये अब आपको यहां जो दिखाया गया है भाइयों, टेक्नोलॉजी तो इसकी यही थी जो मैंने आपको बताई कि ये पत्तियों के माध्यम से, फ्लोएम टिश्यूज के माध्यम से पौधे के ऊपर से नीचे की ओर ये चलता है और पौधों तक पहुंचता है। इसके फायदे भी हैं, जो कि एक फायदा जो इसमें यहाँ पे मैं स्लाइड के द्वारा दिखा रहा हूँ, बाकी आगे ही बताऊंगा। इसमें जहाँ हम अभी यूरिया लेने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली, यदि कोई किसान भाई को 1 बोरी लाना है या 2 बोरी तो मोटरसाइकिल इनसे जाता था, अब आने वाले समय में जो नैनो यूरिया की 500 ml की बोतल है, तो 1 बोरी आप अपनी जेब के पॉकेट में लेके आ सकते हैं। ये इस चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है और निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यदि आपको 50 बोरी यूरिया लानी है तो सिर्फ 25 ही लानी पड़ेगी। 25 यदि आप बॉटल ले आते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे 50% यूरिया की रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से परिवहन लागत में काफ़ी कमी आएगी। साथ ही साथ अभी आपके घर का एक बहुत बड़ा भाग या एक कमरा कहीं ना कहीं यूरिया जैसे उर्वरक से भरा रहता था, तो उसकी जगह जब आपके पास बॉटल में यूरिया आएगा तो आपकी वो जगह जो बचेगी वो आपके निश्चित रूप से चाहे बच्चों के खेलने के काम में या आपके घर के किसी उपयोग में वो कमरा या वो जगह आएगी। तो भंडारण और परिवहन के लिए ये एक बहुत बड़ी उपयोगी भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, पारंपरिक यूरिया की तुलना में कम मात्रा की आवश्यकता होती है क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म रूप में रहता है। ये ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करता है, तो ये पौधों को ज़्यादा, पत्तियों को, पौधों को ज़्यादा आसानी से मिलता है और इसमें नुकसान कम होता है। इसलिए ये पारंपरिक यूरिया की तुलना में कम मात्रा में आवश्यकता होती है। यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने कहा था कि इसको स्प्रे के द्वारा आप लोग उपयोग करें, तो स्प्रे में ये जरूर ध्यान रखें कि अधिक से अधिक भाग वो पत्तियों के ऊपर या पौधों के ऊपर ही पड़े, क्योंकि जो भी हमारा तरल यूरिया ये जो नीचे गिरेगा जमीन में, तो फिर ये जमीन से किसी काम नहीं आएगा। ये काम वही आएगा जो पत्तियों या पौधों के ऊपर सीधे संपर्क में आता है। और अधिक उत्पादन और बेहतर पोषण इसका एक फायदा है। आर्थिक रूप से सस्ता है और मिट्टी, हवा, पानी और पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। नेक्स्ट, ये देखिए जो मैं आपसे पहले बता रहा था कि देश के विभिन्न एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो हैं, जो विभिन्न जलवायु क्षेत्र हैं, कृषि जलवायु क्षेत्र, वहाँ पे 94 फसलों पर, 94 क्रॉप्स पर 11,000 से अधिक खेतों और 20 से अधिक कृषि अनुसंधान केंद्र, विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र के ऊपर इसका परीक्षण किया गया और उसके लिए सतत रूप से उसके जो यील्ड एट्रीब्यूटिंग कैरेक्टर्स हैं उनको परीक्षण किया, उनका आकलन किया और उसके पश्चात ये पाया गया कि औसतन उत्पादकता में 8% की वृद्धि हुई है।
तो नैनो यूरिया के उपयोग से औसत फसल उत्पादकता में 8% की वृद्धि हमें पाई गई। ये अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग संस्थानों से जो एक्सपेरिमेंट किए गए उनके आधार पर बताया गया। ये है गजट नोटिफिकेशन। जब कई आईसीआर के इंस्टीट्यूट, कई जो हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, कई रेपुटेड कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जब अपने रिपोर्ट आईसीआर को दी गई, ये मिनिस्ट्री को गया, उसके बाद ये भारत सरकार का जो राजपत्र दिख रहा है गजट नोटिफिकेशन, ये जारी हुआ और इस तरह इफ्को ने विश्व का पहला नैनो यूरिया जो तरल है इसको विकसित करने में मतलब सफलता प्राप्त की और साथ ही साथ ये इफ्को ने इसको पेटेंट करा लिया है। तो ये विश्व का पहला पेटेंट नैनो फर्टिलाइजर के रूप में इस समय माना जा रहा है और ये है भी वास्तव में। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था गजट नोटिफिकेशन का। नेक्स्ट, इसमें लगभग वही बातें हैं जो मैंने अभी आपको कही हैं कि ये नैनो प्रौद्योगिकी पर आधारित एक नाइट्रोजन प्रदान करने वाला उर्वरक है और प्रयोग करने में आसान है। पानी के साथ मिलाएं और पौधे की पत्तियों पर स्प्रे करें। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विश्व का पहला नैनो उर्वरक है और इसको अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। और इसी के साथ इसी स्लाइड पे यहीं रहते हैं हम। आपको बताऊं कि इफ्को नैनो यूरिया ये पहला विश्व का पेटेंटेड नैनो उर्वरक है और इसमें जो पर्णी छिड़काव के बाद जो मैंने आपको बताया, तो वो तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ और साथ ही साथ इसका अब मैं इसकी ना प्रयोग और दर विधि ये आपको बताता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इसकी कैसे उपयोग करें। तो नैनो यूरिया 2 से 4 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिला के देने की हम सिफारिश करते हैं। मोटे मोटे रूप में हम किसान भाई समझें तो 50 ml एक 15 लीटर के पंप में मिला के घोल के हम इसको दे सकते हैं। और यदि हम किसानी भाषा में जाएं, जो हम चर्चा करते हैं किसानों से, तो उसमें हम बताते हैं कि जो एक ढक्कन 25 ml का रहता है, जो नैनो बॉटल का रहता है, तो 2 ढक्कन हम एक पंप में लें और उसका स्प्रे करें। 1 एकड़ जमीन के लिए 125 लीटर पानी पर्याप्त रहता है। 500 ml की जो एक बोतल रहती है उसको हमको 2 बार छिड़काव करके देना है। यदि हमको अच्छे परिणाम चाहिए हैं तो हम 2 छिड़काव करते हैं। पहला छिड़काव हम कल्ले निकलते समय या शाखाएं निकलते समय करते हैं, जो कि अंकुरण के 30 से 35 दिन बाद या रोपाई की फसल हो तो 20 से 25 दिन के बाद हमको उसका स्प्रे करना चाहिए, पहला स्प्रे। और दूसरा जो स्प्रे है वो फूल आने के 7 से 10 दिन के पहले करना चाहिए, जिससे हमको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। नैनो यूरिया प्रयोग करने के लिए कुछ सामान्य सुझाव हैं। एक तो पहले जब हम नैनो यूरिया की बोतल लाएं और उसको उपयोग करने जा रहे हों तो उसको पहले बोतल को अच्छी तरह से हिला लें, जिससे कि पूरा जो नैनो नाइट्रोजन है वो अच्छे से मिल जाए। फिर हमारी सिफारिश रहती है कि फ्लैट फैन या कट नोजल वाला जो स्प्रेयर रहता है उसके माध्यम से इसको आप पत्तियों में छिड़कें। छिड़काव का समय सुबह या शाम रहना चाहिए, जब समय पत्तियों के पर ओस के कण ना हो या हवा नहीं चल रही हो। आप यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि यदि छिड़काव के 12 घंटे के अंदर बारिश हो जाती है तो इसका पुनः छिड़काव करना पड़ेगा। अतः ये बारिश के मौसम में जरूर ध्यान रखा जाए।
कि यदि 12 घंटे के भीतर बारिश हो जाए तो इसको पुनः छिड़कना पड़ेगा। और इसके साथ-साथ यदि आप इसके साथ सागरिका, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र, अन्य जल विलेय उर्वरक, कोई भी जो है बायो फर्टिलाइज़र, जैविक उर्वरक मिलाना चाहें तो इसको आप इसके साथ मिला के दे सकते हैं। ये सभी के साथ कॉम्पैटिबिलिटी रखता है, सभी के साथ ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। अच्छे परिणाम के लिए जो एक नैनो बॉटल, यूरिया की नैनो बॉटल रहेगी 500 ml की, उस पे जो तिथि लिखी रहेगी उससे 2 वर्ष तक यदि हम करें, हालांकि इसमें ऐसा कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, फिर भी ये तय किया गया है कि 2 साल के पहले इसका उपयोग हम किसान भाई कर लें। नैनो यूरिया में सुरक्षा एवं सावधानियां भी कुछ रखनी पड़ेंगी। वैसे तो ये ऐसा नहीं है कि किसी तरह का ये नुकसान पहुंचाए। नैनो यूरिया की उपयोग विधि सरल है। ये प्रयोग करने वाले व्यक्ति को भी कोई नुकसान नहीं करता। साथ ही साथ यदि फसल के साथ में और भी वनस्पति या जो जमीन में जो फसल या भूमि के लिए लाभकारी कीट जीव जंतु रहते हैं, उनको भी ये किसी तरह का नुकसान इसके द्वारा नहीं होता है नैनो यूरिया के द्वारा। नैनो यूरिया जो है पूर्णतः सुरक्षित है, फिर भी सावधानी के तौर पे जब हम इसका छिड़काव करें तो हमें मास्क और दस्तानों का उपयोग अवश्य करना चाहिए। इसका भंडारण हमेशा ठंडे स्थान पे करें और बच्चे एवं पालतू पशु वगैरह की पहुंच से इसको दूर रखें। तो इस तरह से ये सावधानियां हमें रखनी चाहिए। और बाकी मैंने इसके उत्पाद की जो उपयोगिता है उसके बारे में आपको लगभग पूरा बता दिया है। और यही नैनो यूरिया का एक विधि है प्रयोग करने की। तो किसान भाइयों, नैनो यूरिया एक नैनो टेक्नोलॉजी से विकसित किया हुआ यूरिया को रिप्लेस करने के लिए एक साधन है। हाँ, मैं इसकी आपको रेट नहीं बता पाया था। तो ये अभी बाजार में 240 रुपए की एक बोतल उपलब्ध हो रही है। इसका मतलब ये 266 रुपये 50 पैसे का जो हमारे यूरिया की एक बोरी की कीमत है, उससे 10% ये सस्ता है। और इसके मिलने की जगह जो है, ये इफ़को के अपने खुद के किसान सेवा केंद्र है, वहाँ मिल सकता है। इफ़को के हमारे इफ़को बाजार के खुद के केंद्र हैं, उनकी फ्रेंचाइजी हैं या डीलर हैं, उनके यहाँ मिल सकता है। इफ़को के भी जो रिटेलर डीलर हैं उनके यहाँ मिल सकता है। और साथ ही साथ इसको ऑनलाइन लेने के लिए ifcobazaar.com साइट है। तो ifcobazaar.com को जो है, तो वहाँ पे आप ifcobazaar.com में जब करेंगे सर, तो वहाँ से आपको ऑनलाइन इसकी पूर्ति हो जाएगी। और फिलहाल मैं चूँकि मध्य प्रदेश में राज्य विपणन प्रबंधक का कार्य देख रहा हूँ, तो अभी तक लगभग 2 लाख से अधिक बॉटल मध्य प्रदेश में आई हैं और सारी के सारी किसानों के द्वारा अग्रिम मांग के ऊपर ही आई हैं, क्योंकि इसका प्रोडक्शन अभी कुछ समय पहले से ही शुरू हुआ है, लगभग महीना भर भी नहीं हुआ उसको। तो जितनी किसानों की आवश्यकता है हम उतनी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे हमारा पहला उद्देश्य यह है कि प्रदेश के हर जिले में, हर ब्लॉक में ये चला जाए, जिससे कि लगभग मैक्सिमम या अधिक से अधिक किसानों को इसका उपयोग करने का अवसर मिले। और हम इसी के साथ साथ किसानों का फीडबैक भी लेते जा रहे हैं कि जहां यूरिया जा रहा है, क्योंकि ये पहला सीज़न है, पहली बार ये व्यावसायिक रूप से किसानों के बीच में ये लॉन्च किया गया है, भेजा गया है। तो हमारा भी जो दायित्व बनता है हम उसको पूर्ति कर रहे हैं। हमारे जो फील्ड ऑफिसर हैं उनके पास निरंतर जो है अच्छे रिजल्ट मिलने के जो समाचार आ रहे हैं और इसकी लगातार मांग बढ़ती जा रही है। तो किसान भाइयों, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि यदि किसी ने उपयोग नहीं किया है तो वो अपने यहाँ उपयोग करके देख ले, और जिन्होंने इसका उपयोग किया है तो बहुत अच्छा है। और इसको यदि हम सागरिका जो
प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है उसके साथ मिला के देंगे, क्योंकि दोनों को छिड़कने का समय एक ही रहता है, तो हमारी लेबर कॉस्ट भी बचेगी और साथ ही साथ फसल उत्पादन में भी वृद्धि होगी। तो नैनो यूरिया के बारे में मेरे को इतना ही कहना था। धन्यवाद। जी सक्सेना सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे पार्टिसिपेंट्स को नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, जो नैनो यूरिया है, बहुत अच्छी शॉर्ट में जानकारी दी। अब हमारी कुछ आपसे एक निवेदन है सर, आप बाकी जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में भी अगर बताना चाहें तो हाँ, आपका जो तो मेरे पास आया है मैं उसको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, हाँ जी जी। सर। साथियों, जैसा कि अभी मैंने नैनो यूरिया के बारे में बताया, इसके साथ ही साथ इफ्को के कुछ और भी उत्कृष्ट उत्पाद हैं, और इसमें सबसे पहले मैं थोड़ा सा, ये जो जैव उर्वरक आपको दिख रहा है, तो जैव उर्वरक के ऊपर जो बायो फर्टिलाइजर है, किसान भाई इसका सबसे कम उपयोग करते हैं, जबकि मेरे हिसाब से ये जो बायो फर्टिलाइजर का आज हमें उपयोग करना, भूमि की यदि उर्वरा शक्ति बनाए रखनी है, यदि भूमि की उपजाऊ शक्ति बनाए रखनी है और उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ को लगातार सतत बनाए रखना है, मिट्टी की का भुरभुरापन, उसमें जो हवा पानी का जो संचलन होता है उसको बनाए रखना, तो उसमें हमारे जैव उर्वरक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये जरूर है कि इसका सीधा सीधा प्रभाव फसल के ऊपर एकदम नहीं दिखता है, तो हमारे किसान भाई, जो मेरा अनुभव है, जो मैं देख रहा हूँ, तो जितना इसका उपयोग करना चाहिए उतना लोग नहीं कर रहे हैं, और शायद अधिकतर किसान इसको जो है, अधिकतर किसान इसका उपयोग बहुत कम कर रहे हैं या ना के बराबर कर रहे हैं। तो जैव उर्वरक जो है, ये मृदा स्वास्थ्य और अधिक उपज के लिए बहुत प्रभावशील एक बायो फर्टिलाइजर है, और जो कि बहुत महंगा भी नहीं है, सस्ता है। जैव उर्वरक को हम बीज उपचार के द्वारा दे सकते हैं। बीज उपचार में 250 मिलीलीटर 50 से 60 किलो बीज में हम उपचारित करके दें। कुछ जो रोपाई वाली फसलें हैं जिसका ट्रांसप्लांट होता है, उनको हम जड़ उपचार के द्वारा दे सकते हैं, जो कि 250 से 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ जिसकी मात्रा उपयुक्त रहती है। इसी के साथ साथ इसको हम मृदा उपचार के द्वारा भी दे सकते हैं, भूमि उपचार, जो कि लगभग 1 लीटर प्रति एकड़ यदि हम इसको 100 किलो गोबर या कंपोस्ट खाद के साथ मिला के छिड़कें, तो 800 से 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको भूमि उपचार कर सकते हैं। इसी तरह इसका उपयोग टपक सिंचाई में भी किया जा सकता है, जो 1200 से 1500 मिलीलीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर इसका प्रथम सिंचाई के साथ इसको देना चाहिए। अभी जब मैं इंदौर क्षेत्र में था, तो वहाँ आजकल किसान भाई जो हैं, इसको स्प्रे के द्वारा भी ऊपर से दे रहे हैं और मनवांछित रिजल्ट पा रहे हैं। और इसका जो अभी दर है हमारा इफ्को का, वो 150 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से ये हमको उपलब्ध हो रहा है। तो ये आपके इफ्को के किसी भी केंद्र में, किसी भी सेवा केंद्र हो, चाहे इफ्को बाजार का केंद्र हो या जो हमारे इफ्को के रिटेलर हों, डीलर हों, उनके माध्यम से आप ले सकते हैं। दूसरा जो मैं महत्वपूर्ण समझता हूँ वो है सागरिका। सागरिका तरल और दानेदार दोनों रूपों में किसान भाइयों को उपलब्ध हो रहा है। सबसे पहले तो सागरिका जो है, ये एक समुद्री वनस्पति उत्पाद है, जो कि दक्षिण भारत में जो लाल और भूरे रंग के शैवाल से बनाया जाता है। तो चूंकि ये सागर या समुद्र के किनारे उत्पादन होता है इसका, और वहाँ से इसको बनाया जाता है,
इसलिए इसका नाम भी जो है सागरिका रखा गया है। और ये फसलों के लिए एक बहुत बड़े टॉनिक का काम करता है। इसमें हर तरह का जो हार्मोन्स रहते हैं वो हार्मोन्स पाए जाते हैं। तकरीबन सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सागरिका में समावेश हैं। और इसी के साथ इसको 2 बार हम स्प्रे करते हैं। 2 बार स्प्रे करने में इसके लिए पर्णीय छिड़काव, जो हमारा तरल सागरिका है उसको हम स्प्रे के द्वारा देते हैं, जिसको 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें स्प्रे करना चाहिए। और दानेदार जो सागरिका है जो ग्रेन्यूल फॉर्म में है उसको 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमको पौधे को देना चाहिए। यह एक पौध वृद्धि उत्प्रेरक का काम करता है। अभी मैंने आपको बताया इसमें सभी हार्मोन्स होते हैं, सभी सूक्ष्म प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। और ये भी सभी केंद्रों पे हमारे इफ्को के उपलब्ध है। और इसकी दर जो है वो 70 रुपये 100 ml की जो बोतल आती है उसकी है, और 135 रुपये जो 250 ml का आता है उसका रहता है, दर है। और इसी के साथ सागरिका के साथ साथ जो सागरिका में जो फायदे होते हैं, एक तो यह है ये एक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जमीन में उपलब्ध सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाने में भी सागरिका एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पौधों को प्रतिकूल अवस्था एडवर्स सिचुएशन से निपटने में सागरिका एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और पौधों द्वारा तत्वों का समावेश भी अच्छे से करता है। इसमें जो मैंने हार्मोन्स बताए थे जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ये सारे जो हार्मोन्स हैं जड़ वृद्धि, पौध, फूल एवं फलों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण हार्मोन्स हैं। और पौधों के विकास के लिए ये जमीन को भी अनुकूल बनाता है। तो ये कुछ सागरिका के हमारे फायदे हैं जो कि शैवाल से बनाया जाता है। अब इसके पश्चात हम जल विलेय उर्वरकों को लेते हैं, जो कि हमेशा इजराइल पैटर्न की खेती की बात होती है तो हमारे जल विलेय उर्वरक उसी का एक हिस्सा है। मुख्य रूप से इफ्को के जो जल विलेय उर्वरक अभी हैं वो है 1744, 0, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 0, 0, 50, 13, 0, 45, 0, 52, 34, 12, 61, 0। क्योंकि आप सभी यहाँ पे उन्नतशील कृषक हैं तो अधिकांश लोग इन सभी जल विलेय उर्वरकों के बारे में, इनके ग्रेड के बारे में जानते ही होंगे। और संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि खड़ी फसल में लगभग 1% का घोल बना के इसका छिड़काव करें और ड्रिप के माध्यम से 4 किलो जल विलेय उर्वरक प्रति एकड़ प्रति सिंचाई देने की सिफारिश की गई है। जब हम जो अवस्थाएं हैं जिसमें जल विलेय उर्वरकों को देना चाहिए उसके संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि पहला छिड़काव कल्ले बनते समय करें, और दूसरा छिड़काव फूल आने के 1 सप्ताह बाद करें। तो पहले छिड़काव में जो कल्ले बनते समय करेंगे तो लगभग 1.5 किलो प्रति एकड़ का जल विलेय उर्वरक वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर का उपयोग करें। द्वितीय छिड़काव जो फूल आने के 1 सप्ताह पूर्व करेंगे उसमें 2 किलो प्रति एकड़ वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर का उपयोग करें। और तीसरा छिड़काव फूल आने के 1 सप्ताह के बाद 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसको छिड़काव करें। और ये जो पानी में घुलनशील उर्वरक है इसका 90% भाग, 90% जो तत्व है
वो पौधे के उपयोग में आता है। और आपको बताऊं कि जैसे आप लोग तो सब एक उन्नतिशील कृषक हैं, तो जो पहला छिड़काव है, पहले छिड़काव में पौधा अपने विकास की ओर अग्रसर रहता है, उसकी जड़ें विकसित होती हैं। तो मेरा मानना ये रहता है कि 1744-0 या 1261-0 जिसमें फास्फोरस हो, उसको आप पहले दे दें। दूसरा जो स्प्रे करें, या इसमें आप 052-34 का भी पहला स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि यदि यूरिया, ऐसी कोई फसल है जिसमें यूरिया की नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है, तो हम 052-34 का उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा छिड़काव जो फूल आने के 1 सप्ताह पहले करते हैं, उसमें 18-18-19 जो NPK और का ग्रेड है, उसको दे दें। और जो आखिरी स्प्रे है, उसमें हम 0050 या जो पोटाश की अधिकता वाले जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर हैं, हम उनका उपयोग कर सकते हैं। और जहाँ तक कि दरों की बात है, तो ये 75 से लेकर 90 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अलग अलग उर्वरक के थोड़े से अलग रेट हैं, परंतु 75 से 90 रुपए किलो के बीच में लगभग सारे उर्वरक, जलविले उर्वरक आ जाते हैं। इनको आप उपयोग करें। किसान भाइयों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं भी जब फील्ड में था और वहाँ जब विजिट करता था, जब हमारे ये उर्वरक नहीं आए थे या लगभग आने पे ही थे, तो उस समय बाजार में यही जो वाटर सॉल्युबल उर्वरक हैं, जलविले उर्वरक हैं, ये 125 से 150 रुपए प्रति किलो तक बिकते थे और किसान भाई इनको 125 से 150 रुपए किलो में खरीदते थे। जब इफ्को का ये जलविले उर्वरक आया, तो इसका मूल्य नियंत्रण हुआ और ये लगभग 100 रुपए किलो के हिसाब से अब आजकल जो है 110 रुपए किलो तक प्रति किलो मिल रहा है। तो निश्चित रूप से इफ्को ने, जो एक सहकारी संस्था है, इसने ना सिर्फ उत्पादन बढ़ाने के लिए एक उच्च गुणवत्ता वाले ये अन्य उत्पाद लाए, साथ ही साथ बाजार में कहीं ना कहीं मूल्य नियंत्रण भी किया, क्योंकि जब आपके पास तुलनात्मक दृष्टि से और रेट के हिसाब, दरों के हिसाब से कृषि आदान उपलब्ध होगा, तो मूल्य नियंत्रण तो अपने आप में होना ही है। और इसके साथ ही साथ 2-3 जो उत्पाद हैं उस पर और मैं प्रकाश डाल दूं, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। कैल्शियम नाइट्रेट है। कैल्शियम नाइट्रेट एक उत्पाद है इफ्को ने जो बनाया है, जो आज 1125 रुपए की एक 25 किलो की बोरी मिल रही है और किसान भाई इसको एक खाद के रूप में उपयोग कर रहे हैं। फसल उत्पादन में वृद्धि और भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए ये उपयोगी रहता है कैल्शियम नाइट्रेट। और इसको आधार खाद के रूप में 25 से 50 किलो प्रति एकड़ के रूप में डाला जाता है। जिंक सल्फेट के बारे में बात करें, क्योंकि आजकल भारत की ज़मीन में चाहे कहीं पे भी जाएं, जस्ते की और सल्फर की बहुत कमी हो रही है। तो जिंक सल्फेट 33% मोनोहाइड्रेट इफ्को ने बनाया और इसको बुआई के पहले उपयोग करना है। 6 से 8 किलो प्रति एकड़ की मात्रा में इसका डालना है इसको जमीन में। यह फसल वृद्धि एवं गुणवत्ता बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। और इफ्को का जो जिंक सल्फेट है, ये 75 रुपए प्रति किलो का पड़ता है आपको। सल्फर की कमी को पूरे करने के लिए इफ्को ने सल्फर बेंटोनाइट 90% जो बनाया है, इसको 8 से 12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग करें। इसको भी फसल की बोनी के पहले दे दें। इसको अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जियों, किसी भी फसल में दिया जा सकता है। और इसका रेट भी, इसकी दरें भी 30 रुपए प्रति किलो हैं। ये विभिन्न पैकिंग साइज में उपलब्ध है, तो चाहे आपको जिस पैकिंग साइज में चाहिए वो आप ले सकते हैं। और इसी तरह एक अभी जो किसान भाइयों के लिए बहुत चल रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट, जो फसल उत्पादन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, तो वो भी इफ्को के द्वारा बनाया जा रहा है और उसको दरें जो हैं 1225 रुपये 25 किलो का एक कट्टा मैग्नीशियम सल्फेट का वो रहता है। तो ये मुख्य जो हमारे
इफ़को के अन्य उत्पाद थे उनके बारे में मैंने आपको बताया, और डिटेल में बताने के लिए तो क्या है, ये अन्य उत्पादों का ही काफ़ी बड़ा एक सेक्टर है। तो किसान भाइयों, मैं प्रणय जी और मैं सभी मेंटर से अनुरोध करता हूँ, जी मेरे सर। को इतना ही कहना था। धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बाकी जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में भी बहुत अच्छे से हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बताया। आप सर, बहुत सारे सवाल हैं कुछ नैनो यूरिया को लेकर के, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, किसान हैं, तो जी, एक एक करके लेते हैं सर। कुछ हाँ, डॉक्टर शुभम, हमारे जो सहपाठी हैं डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ जी, हाँ, जो रायसेन में है, असिस्टेंट हाँ। प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर। तो शुभम जी प्लीज आप अपना सवाल रखिए। सर थैंक यू सो मच। सर नमस्कार, नमस्कार। डॉक्टर शुभम मैं। हाँ जी, हाँ डॉक्टर। सबसे पहले सर इफ्को को बहुत बहुत धन्यवाद कि सर हर तरह से किसान के पास वो पहुंच पा रही है, और इस माध्यम से आप भी यहाँ पे सारी जानकारियां आपने रखी, और ये इतनी डिटेल के साथ में हर एक प्रोडक्ट का आपने डिटेल रखा है। ये जो कुछ नए प्रोडक्ट थे इसके रिलेटेड आपकी वेबिनार थी सर, बहुत अच्छा लगा। कुछ क्वेश्चन है सर जो नैनो यूरिया से रिलेटेड है और अभी उभर के आ रहे हैं। हाँ, तो इसमें सर एक सवाल ये है कि जो डाटा आपने दिखाया है ये 94 फील्ड का और शायद 11,000 या समथिंग कुछ ऐसी जगह का, हाँ जी, तो ये क्या हाँ। सारे डाटा एक ही फ्लो शो कर रहे हैं कि यूरिया देने से रिस्पांस जो है प्रोडक्ट में न्यूट्रिटिव वैल्यू में वो कम है और नैनो यूरिया देने से ज्यादा है, सभी एक ही जैसा शो कर रहे हैं सर? नहीं देखिए, दूसरा ऐसा है सर, कि ये एक जी, आपको जो टेबल दी है वो एक औसत जो आया है, जो एवरेज आया है। कहीं कहीं अच्छा कम, कहीं ज्यादा, हर तरह का चीज हो सकती है, परंतु इतने सारी क्रॉप में इतनी सारी एग्रो क्लाइमेटिक जोन है जो जलवायु क्षेत्र हैं, कृषि जलवायु क्षेत्र, उन सब ज्यादातर का जगह, औसत को रिप्रेजेंट हाँ, किया है मैंने इसमें। एवरेज में। अच्छा जी, सर, सेकंड सर, अगर हम यूरिया दे रहे हैं एक एकड़ में 80 किलो टॉप ड्रेसिंग में, मतलब छिड़काव करके दे रहे हैं अगर, हाँ, सॉरी वो एक वैसे ब्रॉडकास्ट। किसान भाषा में क्या, तो फेक के ब्रॉडकास्टिंग देख मेथड के दे से, रहे हैं, हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। तो 80 किलो यूरिया की जगह पे जैसा आपने बोला कि आधा यूरिया और आधा अपना जो है नैनो यूरिया के थ्रू, तो इसका आर्थिक विश्लेषण क्या होगा सर? करीब 40 40 किलो किलो हम आप, अगर यूरिया हाँ 40 किलो आप यूरिया ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट कर लीजिए, जी और 40 जी, किलो जो है वो एक बोतल नैनो से, क्योंकि हम बेसिकली 45 किलो यूरिया को रिप्लेस कर रहे हैं, देखिए एक 500 ml की बोतल से, तो आप 40 किलो पारंपरिक यूरिया कर लीजिए और एक 500 ml की बोतल का उपयोग कर लीजिए। अच्छा सर। और आ, एक चीज ये सर कि जो आपने डोज बताई कि 50 ml 15 लीटर पानी में, अगर मैं सही हूं हाँ, हाँ, हाँ। तो इसके हिसाब से करीब करीब ये 3 ml से 3.5 ml के करीब डोज बन रही है, जो 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी के लिए है। हम्म, तो क्या सर इसके साथ सागरिक का तो समझ में आ रहा है, लेकिन हर तरह के बायो ऑर्गेनिज्म जो भी इसमें कल्चर यूज हो रहे हैं उनकी सीएफयू वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं नैनो पार्टिकल है यूरिया का? देखिए, अभी पेस्टिसाइड को छोड़ के, या जी, वीडीसाइड या पेस्टिसाइड को छोड़ के, बाकी सब पे इसकी कॉम्पेटेबिलिटी है, ये टेस्ट कर लिया गया है। तो इसलिए अच्छा यदि आप सर, इसको वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर, जल विलेय उर्वरक या जैव उर्वरक किसी के साथ मिला के देंगे, सागरिका के साथ, तो जी। सब पूरा काम दोनों लोग करेंगे जो मिलाएंगे। क्या कोई विशेष प्रोडक्ट तो नहीं है सर ऐसा जिसके साथ इसकी कॉम्पेटिबिलिटी गलत आ रही हो, या इस इंसेक्टिसाइड स्पेसिफिक के साथ या इस फंजीसाइड के साथ इसको नहीं देना, ऐसा रिकमेंडेशन हो अभी तक कोई भी? इसीलिए मैंने क्या दवाइयों का जिक्र नहीं किया, क्योंकि जी, दवाइयों में कुछ सेगमेंट पे रिसर्च हो गई है जिसपे इसकी कॉम्पेटेबिलिटी है, पर सभी दवाइयों पे नहीं हुई है। तो मैं ये चाहूंगा कि फिलहाल दवाई को और खासतौर से वीडीसाइड को तो इसमें अभी ना करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। अलग अलग, जी हाँ। जी, ठीक है सर। अच्छा सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी नेक्स्ट है हमारे बीच में श्री बसंत वर्मा जी। बसंत वर्मा जी प्लीज अपना इंट्रो दें और अनम्यूट करें अपने आप को, प्लीज अपना सवाल रखें।
नमस्कार सर। नमस्कार। मैं बसंत वर्मा हरदा जिले से बोल रहा हूँ। हाँ जी। सर आपने जैसे बताया कि यूरिया का 50% अपन लिक्विड के रूप में दे नैनो में, तो क्या हम दोनों डोज में नैनो यूरिया का उपयोग कर सकते हैं क्या? और नैनो यूरिया का जो लास्ट अपना ग्रेनुअल में होता है वो लास्ट नैनो यूरिया में भी होता है क्या? क्या चीज? तो दोनों डोज में अपन नैनो यूरिया दे सकते हैं, हाँ। और नैनो यूरिया देने में लॉस है या नहीं है? जैसे अपन ग्रेनुअल देते हैं, आप बता रहे 60-70% लॉस हाँ होता है, हाँ हाँ। तो वो नैनो यूरिया में भी होता है क्या? नहीं, देखिए मैंने आपको एक बार कही थी कि जब नैनो यूरिया एक तो स्प्रे के माध्यम से देना है, जी और जितना कम आपका स्प्रे जमीन पे गिरेगा उतना ओके पौधे को फायदा होगा। तो जो हम 10-12% जो मान रहे हैं लॉस हो रहा है, वो ही मान ओके रहे हैं जो पौधे पे ना गिर के जमीन जी पे स्प्रे के माध्यम से गिर रहा है। तो अन्यथा यदि इसको आप पूरा के पूरा यदि पौधे पे स्प्रे करेंगे तो जी ये पूरा पौधे के उपयोग में आएगा। आप समझ गए ना? पर जी क्योंकि यदि छिड़काव करते समय आपने आधे से ज्यादा जमीन पे गिरा दिया, वो ओके। हमारा नुकसान रहेगा किसान का। तो जब स्प्रे करें तो वो जरूर ध्यान रखें। अच्छा, दूसरी एक बात और थी सर, जैसे सागरिका और ह्यूमेट का उपयोग मैं पिछले 2-3 साल से कर रहा हूँ, हाँ हाँ। पर पिछले 1.5 साल से मैं जो बॉटल अब आ रही है उसमें जो लिक्विड आता है वो उसकी थिकनेस बहुत कम आ रही है आजकल। पहले वो बहुत गाढ़ा आता था, इसमें आजकल डाइल्यूट हो गया है, उसका क्या कारण है? नहीं, सागरिका सागरिका भी और ह्यूमेट भी। अभी ह्यूमिक एसिड तो अभी इफको लाया नहीं है एक्चुअली। अब इफको का बहुत जल्दी ह्यूम इफको करके आएगा। और सागरिका के यदि आपको उसमें कंसंट्रेशन में अंतर दिख रहा हो तो हाँ हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि सागरिका में कुछ और भी ऐड करके जिससे उत्पादकता किसानों की बढ़े, है ना? तो आपको गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं आएगा। सर, पहले जो थिकनेस आ रही थी मतलब हाँ। वो अब आ नहीं रही है, तो थोड़ा अंतर तो आएगा गुणवत्ता में भी, नहीं, आप ऐसा देखो मेरा मानना है। क्योंकि हमारा ये सोचना है। क्या आपने क्या नाम बताया था? बसंत कुमार वर्मा। बसंत हाँ, वर्मा। बसंत जी। तो जी बसंत जी, अभी क्या हो रहा है कि पिछले सालों की तुलना में इस समय सागरिका की एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ रही है। तो क्योंकि ये एक प्रोडक्शन वो सीक्रेट रहता है, तो उसमें वो कुछ उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो माइक्रो जी न्यूट्रिएंट्स का उन्होंने परसेंटेज कम ज़्यादा किया होगा। तो हो सकता है जी यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा हो, परंतु गुणवत्ता में उसके फर्क नहीं आया है। क्योंकि अभी हमारे यहाँ हमारे को सागरिका की पूर्ति करना मुश्किल हो रहा है, जबकि ये 1-2 साल से ही 2 साल ही हुए हैं सागरिका को आए हुए व्यावसायिक तौर हाँ पे, है ना? जी तो और बाकी जो है आप इसको मैं एक बार और देख लूंगा, मैं भी पास में ही हूँ हरदा के। तो जी। हाँ हाँ हाँ, कोई सर, दिक्कत। इसमें अंतर तो आया है, क्योंकि मैं विशेषकर पान की फसल में इसका उपयोग कर रहा हूँ, बाकी फसलों में तो बहुत कम कर पा रहा हूँ। अंतर तो में आपको क्या वो महसूस हो रहा है? पहले जो पत्ता मतलब क्वालिटी वाला बनता था और पत्ता जल्दी थोड़ा कड़क मोटा हो जाता था, वो अब समय ले रहा है, अच्छा। जबकि मैं आपका पॉइंट नोट कर लेता हूँ, जी क्योंकि ये पहली बार मेरे को ये थोड़ा सा मिला है। पान की खेती करते हैं आप, है ना? जी सर। अच्छा अच्छा। और उसमें बेहतर परिणाम मिले थे, तो इसलिए मैं थोड़ा फसलों में भी उपयोग कर रहा हूँ। पर ये जो बात सामने आई वो मैंने आपके समक्ष नहीं नहीं, रखी है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? कंसंट्रेशन ओके। का आपको प्रॉब्लम आ रहा है ना? जी सर। नहीं, इसको मैं करवा लेता हूँ क्योंकि ये हालांकि मैंने अभी त्रिगुण निरंजन का उपयोग किया, वो बढ़िया चीज है, हाँ, अभी उसकी वो मैं तारीफ करूंगा। नहीं नहीं, वो अपने जो इफ्को के वो प्रोडक्ट आए हैं। जी पर आपको धन्यवाद, बढ़िया। वो तो अब आपने ऑनलाइन बुलाया होगा उसको। जी सर। हाँ, ठीक है। ओके। चलिए। ओके सर, थैंक ठीक है वर्मा जी। यू। जी सर। नेक्स्ट है आशुतोष शर्मा जी। प्लीज आप अनम्यूट करके आप अपना सवाल रखिए परिचय के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, अभी जो आपके वेबिनार में मैंने आपको सुना, हाँ जी। उसमें जैसा आपने बताया कि इसका जो 2 बार स्प्रे किया गया है, एक हाँ कल्ले आने के समय पर और हाँ एक उसके 20-25 दिन बाद या 15 दिन बाद जो आपने बताया है, हाँ और ये की बात उस बोतल पे लिखी हुई भी। अब मध्य प्रदेश में सर अभी लगभग 60 से 70% जो बोई गई है वो दलहनी फसल बोई गई है। हाँ हाँ।
और दलहनी फसलों में जो स्टेज आपने अभी परम आदरणीय सर बताई है और जो यूरिया नैनो यूरिया पे लिखी हुई भी है, उस समय तो ऑलरेडी दलहनी फसल नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, वायुमंडल से नाइट्रोजन बनाती है और बिल्कुल। नीचे फिक्स करती है। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट था कि क्या ऐसे टाइम पर अगर हम ऊपर से नैनो यूरिया का यूज करते हैं, जो रिकमेंडेड डोज आपने बताया है, तो क्या वो जो नेचुरल प्रोसेस जिसके लिए दलहनी फसलों को एक वरदान कहा जाता है कि भाई ये उत्पादन भी देता है, साथ साथ में आपका नाइट्रोजन फिक्स करता है, तो क्या वो उस पर प्रभाव नहीं डालेगा? हाँ आशुतोष जी, आपने अच्छा पूछा। एक्चुअली ये एक जनरल रिकमेंडेशन है, दलहन फसलों में यूरिया कम लगता है बहुत, है ना। जी और यूरिया कम लगता है, फिर अच्छा यूरिया की वैज्ञानिक सिफारिश ना होने के बाद भी किसान यूरिया जरूर डालता है। जैसे चने को ले लें तो 20-25 किलो 20 किलो के करीब वो छिड़क ही देता है। और मेरा यहाँ आपसे ये कहना है कि हमको बेसिकली यदि आप दलहन फसल में भी यूरिया उपयोग जब कर रहे हैं तो उसकी 50% क्वांटिटी को जो है आधी मात्रा को रिप्लेस करें नैनो यूरिया से, है ना। मुख्य रूप से ये बात है। सर एक बात आपसे पूछना थी हाँ कि क्या जो सीड सेटिंग का टाइम होता है, जब दाना भरता है, क्या उस समय नैनो यूरिया दिया जा सकता है? क्या उस समय ये काम करेगा? हमारे से कुछ वैज्ञानिकों ने कहा था कि आप इसको 3 बार रिकमेंड करिए, जो आप कह रहे हैं ना कि जी सर। फल आने के पहले। तो चूंकि उस पर हमारी रिसर्च नहीं हुई थी और अभी हमने 2 स्प्रे पे रिसर्च की थी, परंतु आप इसको उपयोग कर सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है। और ये मेरे को किसी सीनियर साइंटिस्ट ने भी बोला था कि इसको हम उसमें उपयोग कर लें दाने आने के पहले, तो उपयोगी रहेगा। आपका सवाल बहुत बढ़िया है ना। हाँ, इसको आप उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी सर। सर कल मैं इसका उपयोग करने वाला हूँ, मैंने नैनो यूरिया अवेलेबल कर लिया है। आप तो मेरा कहाँ आपसे एक छोटा सा निवेदन आजकल था की? कि क्या किसी जैसा एक डॉक्टर साहब ने भी थोड़ी देर पहले पूछा भी था कि या तो मुझे 2 बार ऐसा करना पड़ेगा कि एक बार मैं नैनो यूरिया का और उसके साथ सागरिका का एक बार स्प्रे कर दूं और उसके बाद फिर इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का उपयोग 1 या 2 दिन बाद करूं। और अगर ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो तो मैं इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड को भी इसके साथ मिला सकता हूँ। आपने फील्ड पर देखा है, आपने काफी समय इस पे काम किया है, आप हमें ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। एक्चुअली देखिए क्या हो रहा है ना कि इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड आप कौन सा उपयोग कर रहे हैं, तो अब वो सर सिंपल कॉम्बिनेशन जैसे मैंकोजेब वगैरह का साफ वगैरह, जो ये साफ में जो मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम रहता है एक वो, और एक सिंपल जो प्रोफेनोफास वगैरह होता है, क्योंकि अब ऑलरेडी वो स्टेज आ चुकी है दलहनी फसलों में हाँ कि कोई हाँ। ज्यादा हेवी डोज की अब कोई जरूरत नहीं है, जो तो मैं अपने फील्ड पे बता रहा हूँ। तो अगर आपने इस पे कभी बताया काम किया हो तो आप मुझे थोड़ा सा ठीक, मार्गदर्शन दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि इसको आप अलग ही रख लें, सर क्योंकि आपकी फसल इस स्टेज पे आ गई है। तो इस तरह का कोई एक्सपीरियंस करना ठीक नहीं रहेगा। तो आप इसको, हाँ, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के अलावा फिर किसी के साथ भी इसको मिला के दे सकते हैं। आशुतोष जी, अभी ये रिसर्च का विषय है, तो हाँ जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, या फिर स्वयं में थोड़े से एरिया में कुछ करके देख सकते हैं आप अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो आप अपनी, क्योंकि फसल का भी सवाल है, तो डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल उनकी बात माननी चाहिए, तो आशुतोष प्लीज जी का उस तरीके से कीजिए। कौन से कहाँ के हैं ये आशुतोष जी? सर बेसिकली आई एम फ्रॉम उज्जैन, मध्य प्रदेश। अच्छा, उज्जैन, ठीक है उज्जैन। थैंक यू आशुतोष जी। नेक्स्ट हैं प्रेम नारायण खोरे जी, प्लीज सर आइए। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। आवाज आ रही है? हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार। मैं प्रेम खोरे हूँ हरदा जिले से और ऑर्गेनिक कृषि करता हूँ। अरे वाह। मेरा सवाल ये था कि जब नैनो यूरिया शुरू में लॉन्च हुआ था और कुछ कहीं कहीं ऐसी बातें सुनने में आई थी कि हाँ नैनो यूरिया का इस्तेमाल आप ऑर्गेनिक कृषि में भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कृषि में क्या है, नाइट्रोजन एक सबसे बड़ा चैलेंज है हाँ। और हमको नाइट्रोजन के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। तो इसके लिए मैं आपसे ऐसा जानना चाह रहा था कि क्या इसका उपयोग हम ऑर्गेनिक कृषि में भी कर सकते हैं या इसकी मात्रा को कम करके ऑर्गेनिक कृषि में काम में ले सकते हैं? थोड़ा सा इस पे आप हाँ, जानकारी दीजिए।
देखिए क्या है कि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तो नहीं है ना। जी जी तो ऑर्गेनिक की श्रेणी में तो ये आएगा नहीं नैनो यूरिया। अब जी इसका कम ज़्यादा जैसा भी उपयोग करेंगे जी तो भी मतलब ऑर्गेनिक तो नहीं कहलाएगा प्रिंसिपली, जी जी है ना। जी क्या हाँ क्या सर इसके रेजिडुअल इफेक्ट आ सकते हैं अगर अगर ऑर्गेनिक में इस्तेमाल करते हैं? क्या इस्तेमाल करते हैं? रेजिडुअल इफेक्ट आ सकते हैं इसके कोई, नहीं 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 जैसे नहीं, कोई ऐसा ऑर्गेनिक में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं नहीं, कोई रेजिडुअल इफेक्ट नहीं आएंगे, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जी। तो जैसे अगर इसके रेजिडुअल इफेक्ट जैसे नहीं आ रहे हैं तो फिर ये कुछ चांस बनता है कि इसका उपयोग हम हाँ सर, क्योंकि सामान्य तौर पे ना भी करें तो कहीं अगर जैसी ज्यादा दिक्कत दिखे और फसल खराब होती दिखे तो वहां इसका उपयोग अगर करें बिल्कुल, हाँ हाँ, तो। उसमें कर सकते हैं आप निश्चित जी रूप से, जी क्योंकि ये जी बेसिकली जो है मूलभूत रूप से ये नाइट्रोजन का ही सोर्स है। जी हाँ, तो एक्चुअली खोरे साहब, जहाँ तक मुझे लगता है कि चूंकि अगर आपका प्लॉट जो है सर्टिफिकेशन में आ रहा है और वो कौन से हाँ हाँ सिस्टम को आप फॉलो कर रहे हैं उस हिसाब से आप मैनेज करें। यदि आप सर्टिफिकेशन नहीं करवा रहे हैं तो आप जी कर लीजिए, और यदि सर्टिफिकेशन के प्रोसेस में है तो अभी आप उसको इग्नोर कीजिए। जी उसके जी जो और दूसरे सब्स्टिट्यूट हैं, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, जी आप दाल वाला जो कॉम्बिनेशन जी है वो आप घोल के बना सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, जी जी तो उस जी तरफ भी जा सकते हैं। वैसे जी प्रेमनाथ, जी आपका ये अभी आपने एनपीके कंसोर्टिया का उपयोग किया है क्या? हाँ जैव, एनपीके कंसोर्टियम का उपयोग करते हैं। अच्छा, कैसा रिजल्ट है? अच्छा है। उसका बढ़िया रिजल्ट है, अच्छा है, उसका भी अच्छा रिजल्ट है, सागरिका का भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। हाँ, क्योंकि वही तो नाइट्रोजन का आप बात कर रहे थे तो मैंने कहा कंसोर्टिया का उपयोग कर सकते हैं जी उसमें। तो इनका चलिए, उपयोग तो खैर करते हैं हम। और अधिकतर तो हम कोशिश ऐसी करते हैं कि दलहन में जाएं तो हम्म, नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत ना पड़े, हाँ, ऑर्गेनिक में सहजता से काम चल जाए। हम्म, मगर फिर भी कुछ स्तर पे गेहूं मक्का धान पे भी काम करना पड़ता है। इसलिए बिल्कुल। थोड़ा सा सोच रहे थे कि अगर इसका कोई ऐसा विकल्प कहीं मिले हम्म, ऑर्गेनिक में, क्योंकि एमपी सोका से प्रमाणित भी हैं और आज 8 साल हो गए हैं, बहुत हम्म, तो बढ़िया। प्लाट भी खराब नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, ठीक है। हाँ प्रेम डॉक्टर साहब, प्रेम जी प्रेम खोरे जो हैं बहुत काफी पुराने जैविक किसान हैं, तो बहुत मन से खेती करते हैं ये। अच्छा, चलिए, नेक्स्ट है राजकुमार परमार जी। प्लीज आप आइए और अपना सवाल रखिए। सर फर्स्ट ऑफ राजकुमार ऑल परमार। गुड इवनिंग सर। गुड जी। इवनिंग। सर मैं थर्ड ईयर अभी मतलब एग्रीकल्चर चल रहा है मेरा, रेनासा यूनिवर्सिटी से इंदौर से। हाँ जी, सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे नैनो यूरिया का अपन यूज करते हैं हाँ स्टैंडिंग क्रॉप में, हाँ, तो एग्जाम्पल के लिए ओनियन ले लेते हैं सर। तो हम्म, सर जैसा सोल्यूबल फर्टिलाइजर यदि अपन ज्यादा डालते हैं तो लीफ सर नेक्रोसिस होता है, मतलब जलने लग जाती है ज्यादा। यदि हम्म, सर इसका भी मतलब लीफ पे जाएगा और अटैच होगा तो सर लीफ मतलब नेक्रोसिस नहीं आएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, इसमें अनलेस आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन कर दें वो अलग बात है, परंतु जो हमारी रिकमेंडेशन है उस हिसाब से इसमें नहीं आएगा वो। एक्चुअली शायद आप मुझे लगता है डॉक्टर साहब। राजकुमार जी, ये कहाँ, कौन से गांव जगह से बिलोंग करते हैं? सर मैं एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट शाजापुर से हूँ, अच्छा, लेकिन सर स्टडी चल रही है मेरी इंदौर से, रेनेसा यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर। अच्छा अच्छा, ये ठीक है। एक्चुअली इनका सवाल था डॉक्टर साहब ये है कि जैसे मान लीजिए अगर हम डबल स्प्रे कर देते हैं, हम्म, तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि यूरिया के साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं, तो क्या ऐसा भी कुछ आ सकता है कि अगर 2 बार वो स्प्रे का पंप जो है वो घूम जाए उस तरफ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होगा। हाँ, नहीं नहीं, जी, ठीक है। ऐसा- थैंक यू। आशुतोष जी, आपका और कोई सवाल है अभी? पटेल साहब, हेलो, यस सर। जल्दी से आप सवाल रखिए प्लीज। सर गुड इवनिंग सर। सर मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर से हूँ। सर मेरा ये पूछना था सर, इसके लिए नैनो यूरिया स्प्रे करने के लिए कोई सरफेस केंट या फिर उसमें कोई मिलाना पड़ता है, जैसे कि चिपको मिलाते हैं सर अपन पेस्टिसाइड्स इनमें? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मिलाना है इसमें। हाँ, और सर इसका धूप का क्या असर होता है? ज्यादा धूप कभी पड़े तो वहीं सूख जाएगा और ऐसा कुछ हो जाएगा? नहीं, इसमें हाँ, ये आपने अच्छा एक वो दे दिया कि हम नैनो यूरिया को कम नमी के समय भी यूज कर सकते हैं,
क्योंकि जो हम पारंपरिक यूरिया देते हैं उसके लिए नीचे नमी होना जरूरी है, तो वो न्यूट्रिएंट जो है पौधे को अवशोषित होता है नाइट्रोजन। क्योंकि ये हम स्प्रे के द्वारा दे रहे हैं, तो यदि नमी कम है तो भी हम इसको स्प्रे के द्वारा दे सकते हैं, है ना? जी सर। हाँ एक्चुअली सर ये जो जैसे सर्फेक्टेंट आते हैं, मतलब स्टिकर जिनको बोलते हैं, नहीं, वो नहीं उपयोग करना इसके साथ। अच्छा, मतलब बिना स्टिकर के भी ये हाँ सरफेस टेंशन तोड़ देता है, पत्ती में समा जाता है आराम से। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ जी थैंक यू सर। बिल्कुल। कृष्णोन्नति ककोड़ी जी, प्लीज आप जल्दी से सवाल रखिए अपना। ककोड़ी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, रखिए सवाल सर अपना। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, मैं कृषोन्नति शेतकरी प्रोड्यूसर कंपनी, जिला गोंदिया, महाराष्ट्र से बात कर रहा था। हाँ जी हाँ, बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जिस तरीके से अभी हमारे यहाँ पर किसानों की एक आदत सी बनी हुई है कि वो कई प्रकार की जो तरल जो है दवाइयाँ हो या खाद हो, उसको रेती में मिला करके भी उपयोग में कर लेता है, फेंक करके। तो नहीं क्या नैनो यूरिया को भी रेत में मिला करके इस तरीके से फेंक कर यूज किया जा सकता है? नहीं नहीं, आप ये स्पष्ट समझ लीजिए कि नैनो यूरिया को किसी भी तरह से रेत में मिला के या ड्रिप के माध्यम से ये कहीं से भी नहीं दे सकते, क्योंकि इसका जो ट्रांसलोकेशन या इसका जो पौधे के अंदर मूवमेंट है, चलने की दिशा है, वो ऊपर से नीचे फ्लोएम टिश्यू के द्वारा ऊपर से नीचे आएगा। तो जब अच्छा आप नीचे दे देंगे तो ये वहां फिर पौधे को उपयोग नहीं करेगा। अच्छा। हाँ, इसको और सर जिस तरीके से आपने बोला है कि 12 घंटों के भीतर यदि बारिश होती है तो हम्म, फिर से उपयोग करना होगा। हाँ, क्योंकि यदि आपने करा और उसके बाद बारिश आ गई और वो धुल गया तो हाँ हाँ। फिर वो निकल जाएगा। तो यही एडवाइजेबल है कि यदि 12 घंटे के अंदर बारिश आती है तो स्प्रे हमको दोबारा करना पड़ेगा। ठीक ठीक, धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब कुछ सर अभी हैंड रेस किसी के नहीं है, अब कुछ हमारे चैट बॉक्स से हम सवाल लेते हैं, तो 5-7 सवाल हैं सर। तो रामचंद्र आचार्य जी पूछ रहे हैं कि जो इसके रिजल्ट हैं वो कितने समय में दिखने लगते हैं? मान लीजिए आज हमने स्प्रे किया और 12 घंटे का समय इसको मिल गया, तो हमें इसके जो विजुअल इफेक्ट हैं वो कब तक दिखाई देने लगते हैं? 3-4 दिन में दिख जाएंगे आपको। 3-4 दिन में? जी हाँ जी ठीक है सर। जी। संजय मेहता जी पूछ रहे हैं सर कि जनरली कुछ किसान ब्रॉडकास्ट करते हैं यूरिया, लेकिन कुछ किसान कभी कभी स्प्रे भी कर देते हैं, जैसे 2 से 2.5 किलो, 2 से 2.5% का जो है घोल बना करके। हाँ। तो अगर हम उससे कंपैरिजन करें तो उससे कैसे कंपैरिजन करेंगे, मतलब कौन सा बेस्ट रहेगा, या क्या उसके बनस्पत हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, एक्चुअली देखिए आपने जो कहा, यूरिया बेसिकली बेसल डोज के लिए बनाया गया है और नैनो यूरिया मुख्य रूप से सिर्फ स्प्रे के माध्यम से देने के लिए ही बनाया गया है। तो दोनों की उपयोगिता में अंतर आ ही जाएगा। और साथ ही साथ क्योंकि ये 10% पारंपरिक यूरिया से सस्ता है, तो कहीं ना कहीं आपकी इसको जो है जो खर्च है उसमें भी कमी होगी। और जो मैंने आपको एक वो बताया था ट्रांसपोर्टेशन का, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी लागत बचेगी। तो हमको यदि कृषि आय बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं खर्च घटाते हुए और उत्पादन बढ़ाना होगा, तो हमारी आय एक अनुमानित रूप से बढ़ने की दिशा में आगे आएगी। जी ठीक सर, थैंक यू सर। योगेश पटेल जी पूछ रहे हैं सर, कभी कभी इफ्को की जो ऑनलाइन सेवा है उसमें प्रोडक्ट प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं, तो ये कुछ टेक्निकल इशू है या बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सर? नहीं, इसको ये मेरे को अभी आपने बताया है, जी हालांकि सर। इफ्को में इसका ख्याल रखा जाता है कि क्या ये प्रोडक्ट बदल जाते हैं क्या? बदलते नहीं सर, मतलब जैसे मान नहीं लीजिए सर। उनको सागरिका मंगाना है तो सागरिका नहीं मिलता है, या दूसरा प्रोडक्ट मंगाना है, मतलब अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं वो सर। अच्छा अच्छा, अनअवेलेबिलिटी। अब हम्म, देखिए जब वो बुक करते हैं तो वहाँ पे स्टॉक पोजीशन आती है, तो चलिए जी इसको दिखवा लूंगा क्योंकि ये टेक्निकल इशू है, क्योंकि ठीक सर। हाँ ठीक सर, ठीक है। जी।
एक से संजय मेहता जी का सवाल है कि जो आपका सल्फर बेंटोनाइट आता है, क्या उसका स्प्रे भी कर सकते हैं, और यदि कर रहे हैं तो मतलब अगर कर सकते हैं तो क्या रेशियो में करना चाहिए? नहीं देखिए, अभी हम सल्फर बेंटोनाइट को हम बेसल डोज ही रिकमेंड कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो स्प्रे कर सकते हैं, परंतु हमारा बेसिक रिकमेंडेशन तो बेसल डोज ही है। और यदि करना भी है इनको तो और दूसरे प्रोडक्ट आते हैं सल्फर के, आप उनको स्प्रे कर सकते हैं। हाँ, बेंटोनाइट तो फैल में ही जाता है। जैसे 0050 है, उसमें 17.5% सल्फर कंटेंट रहता है, तो यदि 0050 करते हैं तो पोटाश के साथ सल्फर भी जाता है उसमें। बिल्कुल सर। एक रंजना तिवारी जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि हाइड्रोपोनिक्स में भी क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सर? किसमें? हाइड्रोपोनिक्स जो टेक्नोलॉजी है, मतलब सॉइललेस मीडिया। सॉइललेस मीडिया, देखिए हमें करना तो इसका स्प्रे ही पड़ेगा। अच्छा। हाँ, मतलब वो वाटर में नहीं डालना है, केवल अगर पत्तियों पे स्प्रे कर सकते हैं। पत्तियों पे स्प्रे होगा, जी हाँ। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है। ओके। जी। आशुतोष शर्मा जी का एक सवाल है कि सागरिका गोल्ड एमपी क्यों नहीं आता है? कोई आपका मतलब सागरिका गोल्ड प्रोडक्ट है, हाँ, वो एमपी में अवेलेबल नहीं है क्या? नहीं एमपी में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा लाइसेंसिंग इशू है उसका, तो अभी हम सागरिका गोल्ड को नहीं बुला रहे हैं। ओके। हाँ जी। जैसे सर आपने बताया कि अगर 12 घंटे तक बारिश हो जाए तो दोबारा स्प्रे करना पड़ेगा। यदि हम इसमें कोई स्टिकर मिला दें, चिपकाने वाली दवा मिला दें, और 2-3 घंटे बाद बारिश हो स्टिकर जाए तो क्या? नहीं, स्टिकर इसमें मिलाने की रिकमेंडेशन नहीं है। जरूरत ही नहीं है। जी हाँ। ओके। क्योंकि कुछ जगह क्या है, कुछ दवाइयों में उन्होंने स्टिकर्स जो लगाए मिलाए थे, तो उससे फसलें बहुत खराब हुई थी इंदौर क्षेत्र में। तो वो मेरा एक एक्सपीरियंस है, तो जब तक की सिफारिश ना हो तब तक ना करें तो ज़्यादा उचित होगा। सागरिका और सागरिका गोल्ड में क्या डिफरेंस है सर? कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें ऐड किए गए हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है जो कि तभी उसका नाम गोल्ड जी है। हाँ, इसलिए गोल्ड। ओके ओके। आशुतोष पटेल जी पूछ रहे हैं कि फ्लावरिंग के टाइम पे स्प्रे कर सकते हैं? फ्लावरिंग के टाइम पे कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा यूज नहीं है उस समय। हाँ। उस समय फास्फोरस और पोटास का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए ठीक है सर। मुझे लगता है सभी के सवाल हो चुके हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं जो हमारे मेंटर हैं डॉक्टर देवेंद्र प्यासी जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आज का सार बताएं, और कितने कहाँ से कौन कौन जुड़े, और जो आज की वेबिनार है उसका सार क्या होगा। उसके बाद फिर सर का धन्यवाद प्रणय सर करेंगे। तो प्लीज सर, प्यासी सर प्लीज आए। धन्यवाद धन्यवाद शिव सर। सर्वप्रथम मैं सर को उनके बहुत ही सहज सरल और प्रभावी उद्बोधन के लिए हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूं, बलराम संदास की ओर से, किसानों की ओर से और टीम बलराम की ओर से। साथ ही साथ ये आग्रह करता हूं कि जैसे कि हमारा जिला है जो अच्छी खेती की तरफ शुरुआत कर रहा है, और यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा जो है दिक्कत जो आ रही है वो इफ्को के उत्पाद मिलने पे आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आउटलेट जो जिले में हमारे पास आउटलेट नहीं है। एक दो सहकारी संस्थाएं हैं, और उसके अलावा जो है हमारे नजदीकी जो ब्लॉक है वहां पर जो है इसके उत्पाद की उपलब्धता है, लेकिन उसका उपलब्धता को सुनिश्चित करना अपने आप में एक जो है एक मुश्किल होता है, और अन्य किसान जो है अन्य विकल्पों की तरफ चला जाता है। तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस दिशा में प्रयास किए जाएं। हमारे जिले में ही हमारे जो है बाजार जो हमारा है वहां पर कहीं जो है यदि इफ्को का उत्पाद मिल सके तो अपने आप में जो है ये बहुत ही बेहतरीन बात होगी, क्योंकि बहुत सारी योजनाओं में भी हमें किसानों को देना पड़ता है, और हम चाहते हैं कि इफ्को के
उत्पाद सुनिश्चित दें, उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करें। वो बाद में हमें जो है सहकारी सोसाइटियां जिनके पास उपलब्धता है लेकिन उनकी डिलीवरी बहुत कमजोर है। दीपक पाल जी भी हमारे साथ हैं। कई बार हम इनको परेशान करते हैं कि हमें ये उत्पाद चाहिए और आप हमें इसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करवाएं, तो इनकी मदद से ही हम किसी प्रकार से अपने काम को चला रहे हैं। तो आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूं, सर से आग्रह और अनुरोध करता हूं कि इस दिशा में थोड़े से कुछ प्रयास किए जाएं। जो भी जैसा भी जिस प्रकार का सहयोग हम लोगों से अपेक्षित होगा, हमारे और दीपक जी से, हम लोग हर संभव जो है प्रयास करेंगे कि वैसा हम सहयोग कर सकें। हमारे जिले में कहीं भी जो है उत्पाद का एक आउटलेट खुलने की दिशा में बहुत ही प्रभावी तरीके से आपने इफ्को के सभी उत्पादों का जो है उनकी उपलब्धता, साथ ही साथ उनको कैसे प्रयोग करना है, उन सारी विधियों को बताया। मैंने स्वयं भी बहुत सारी चीजों की को जो है नोट डाउन किया है कि भविष्य में हम उसको अपनी खेती में, अपने बीज उत्पादन कार्यक्रम में भी प्रभावी रूप से इस्तेमाल कर अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति के साथ साथ ही बेहतरीन उत्पादन लेने की दिशा में कार्य कर सकें। आज जहां तक वेबिनार की बात है, आज 75 से ज्यादा लोगों ने, किसानों ने आज के वेबिनार में सहभागिता सुनिश्चित की, जिसमें मध्य प्रदेश के सर्वाधिक किसान रहे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के किसानों का भी हमें प्रतिनिधित्व मिला। मैं टीम बलराम के अथक प्रयास की सराहना करता हूं, जिनके सहयोग एवं मार्गदर्शन में आज हमारी जो है 62वीं वेबिनार जो है बहुत ही प्रभावी तरीके से संपन्न होती है। अगले वेबिनार हम अगले संडे को आयोजित करेंगे। साथ ही साथ आज आभार प्रदर्शन के लिए मैं हमारे मार्गदर्शक, हमारे मेंटोर आदरणीय प्रणय व्यास सर को आमंत्रित करता हूं कि हमारे जो आज के मुख्य वक्ता इफ्को के राज्य प्रमुख मार्केटिंग विपणन आदरणीय सुनील सक्सेना जी का वो जो है आभार प्रदर्शित करें। यासी जी, सुनील सक्सेना साहब का चयन हमने कोई मन से नहीं किया। किसानों की बहुत ज्यादा मांग थी कि इफ्को के उत्पाद और विशेषकर नैनो यूरिया के बारे में जानकारी जो है के सभी किसानों को। इसी उद्देश्य से जब चयन की बात आई तो केवल मेरे जहन में एक ही नाम आया और आपसे संपर्क किया। 2 दिन के शॉर्ट नोटिस में आपने इतनी विस्तृत जानकारी आज किसानों को उपलब्ध कराई, और साथ ही साथ केवल किसान नहीं, कई वैज्ञानिक और स्टूडेंट और हम लोगों ने भी काफी कुछ सीखा। आज बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो हमें भी नहीं मालूम थी, और आज का जो आपका उद्बोधन था निश्चित रूप से ज्ञानवर्धक था। पूरे बलराम टीम की तरफ से हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सभी किसानों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। उपस्थित सभी वैज्ञानिकों की ओर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है, और केवल नैनो यूरिया नहीं, बाकी भी जितने उत्पाद हैं उनके बारे में भी आपने काफी अच्छी जानकारी दी, और उससे निश्चित रूप से किसानों को बहुत फायदा होगा। और विशेषकर नैनो यूरिया जो प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा, वो अपने आप में एक अद्वितीय बात आपने आज के अपने उद्बोधन में बताई। और हम भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, सभी उपस्थितों का शुक्रिया अदा करते हैं। आशा रखते हैं कि भविष्य में भी यदि किसी भी किसान को इफ्को उत्पाद से संबंधित कोई भी जिज्ञासा या प्रश्न हो तो आप समय समय पर समाधान कारक उत्तर देने का प्रयत्न करें। धन्यवाद। जय बलराम। जय बलराम। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।